ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले एक लाइट हाउस देखते हैं जिसके ऊपर से एक लड़का नीचे गिर रहा था। बट वो गिरा कैसे, यानी वो गलती से नीचे गिरा है या किसी ने उसे पुश करा था, ये बात अभी हमें बताई नहीं जाती। फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई जहां हम फीमेल लीड का रूम देखते हैं। ये साल 2021 है एंड हमें हमारी फीमेल लीड जो कि 30 साल की होने वाली है वो हमें अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम बीशिंग है और मैं आज एक बार फिर अपनी जॉब पर जाने के लिए लेट हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे रोज की तरह जल्दी जल्दी अपना मेकअप करना पड़ रहा है। वो जल्दी से रेडी होकर बाहर आई, जिससे मॉम कहने लगती है कि जाने से पहले ब्रेकफास्ट तो करती जाओ, लेकिन बीशिंग मना कर देती है। और फिर जब फाइनली बस में आ गई ताकि टाइम से अपने वर्क प्लेस पहुंच सके, तो तब उसको अपनी वेडिंग नोटिफिकेशन रिसीव होती है। यानी कि ठीक 10 दिन बाद बीशिंग की शादी है, लेकिन जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी उसने कुछ दिन पहले ही बीशिंग से ब्रेकअप कर लिया है, ये बताकर कि अब वो उसे पसंद नहीं करता। तो ये सुन बीशिंग शॉक रह गई थी, क्योंकि बीशिंग इस लड़के को स्कूल टाइम से पसंद करती आई है। यानी कि ये लड़का बीशिंग का हाई स्कूल क्रश था जिसका नाम है जैन्यू, जो कि अब बीशिंग से दूर होना चाह रहा है। बीशिंग बताने लगती है कि मैंने जैन्यू को मनाने की काफी कोशिश करी ताकि हम वापस से रिलेशनशिप में आ सके, लेकिन वो माना ही नहीं, बल्कि उसने मुझे हमेशा उल्टे सीधे वर्ड्स बोले कि मैं उसकी लाइफ से हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। शादी में कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए ये बात मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती हूँ। इसलिए रोज रात को रो रो कर जैन्यू को मैसेजेस सेंड करती हूँ, उसे मनाने की कोशिश करती हूँ, पर वो रिप्लाई तक नहीं देता। और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, यानी कि बीशिंग बस में खड़ी होकर ये सब बातें याद कर रही थी एंड बहुत ही ज्यादा उदास भी है। वो जल्दी से भागती हुई अपने वर्क प्लेस आती है जो कि एक जू है। यहाँ बीशिंग ऑफिस वर्क तो करती ही है, साथ ही उसे कॉस्ट्यूम पहनकर शाम में बच्चों के साथ खेलना भी होता है। इसलिए जब लास्ट में वो रेस्ट कर रही थी तो तब उसे फिर से जैन्यू की बातें याद आने लगी कि कैसे शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और मेरे घर वाले शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं, बट जैन्यू मुझसे ब्रेकअप कर चुका है, ये बोलकर कि वो मेरे लिए कुछ फील तक नहीं करता। इसलिए मन ही मन फिर से वो उदास होने लगी, इतना ज्यादा कि वो लेट नाइट ड्रिंक करती है और काफी ज्यादा ड्रंक होने के बाद एक रिवर के पास आ जाती है और यहाँ खड़ी होकर जैन्यू को काफी कुछ उल्टा सीधा बकने लगी कि पता नहीं तुम आखिर खुद को समझते क्या हो जो तुमने मुझे अचानक शादी के लिए मना कर दिया। तो तब एक मिस्टीरियस अंकल उससे बात करते हैं जो कि पूछने लगे कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है ना, क्योंकि यहाँ पर लड़कियां अकेले ड्रंक होकर तभी आती हैं जब उनका ब्रेकअप होता है। बीशिंग बताती है कि हाँ ऐसा ही है, पर कोई नहीं, मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगी। कि तभी वो मिस्टीरियस अंकल अचानक बीशिंग के पीछे आ गए एंड कहने लगे कि उस चीज के पीछे भागना छोड़ दो जो तुमसे बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वो तुम्हें लाख कोशिश करने पर भी नहीं मिलेगा। और फिर तभी उन्होंने बीशिंग को फिश रॉड दी, ये बताकर कि खुशियों से भरी दुनिया तुम्हारे पीछे थी पर तुमने उसे कभी नोटिस ही नहीं करा, इसलिए दोबारा मौका मिलने पर अपनी खुशियों को हाथ से जाने मत देना। बीशिंग ये सब बातें सुनकर पीछे देख ही रही होती है और फिर जब जैसी टर्न हुई कि तभी अंकल गायब हो गए। बीशिंग को लगता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक हूँ, इसलिए अंकल को जाते हुए देख नहीं पाई। बीशिंग जब जैसी वापस अपने घर आई तो तब उसकी मॉम ने उसे काफी ज्यादा डांटा कि आखिर तुम कहाँ गायब थी, इतनी लेट घर वापस क्यों आई हो, और भला तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रखी है, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है, अभी हमें इनविटेशन कार्ड्स भी सब रिलेटिव्स को देने हैं, पर तुम्हें तो कोई होश ही नहीं। बीशिंग अपनी मॉम की बातों का कोई रिप्लाई नहीं देती, बल्कि चुपचाप अपने रूम में आ गई जहां वो उदास होकर अपना वेडिंग कार्ड देख ही रही थी कि तभी वो कुछ ढूंढने लगी, ये बोलकर कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए बल्कि आखिरी बार और जैन्यू को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। बीशिंग को अपना बहुत पुराना मोबाइल मिला जिसे वो हाई स्कूल में यूज किया करती थी और फिर तभी उसे अपनी हाई स्कूल यूनिफॉर्म भी मिल गई, जिन दोनों का फोटो क्लिक करके वो जैन्यू को भेजती है इस वॉइस मैसेज के साथ कि हमारा प्री वेडिंग शूट तो हो चुका था पर बस स्कूल यूनिफॉर्म शूट बचा था जो कि कल होने वाला था, इसलिए मैं तो कल हमारी पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंच जाऊंगी, अगर तुम भी वहां आए मुझसे मिलने तो तब मैं सब भूल जाऊंगी कि हमारे बीच ब्रेकअप जैसी भी कोई बात हुई थी, यानी मैं तुमको वापस से एक्सेप्ट कर लूंगी बिना कुछ पूछे। कि तभी ये सीन यहीं कट हो गया और अब हमें नेक्स्ट डे बीशिंग को स्कूल में आते हुए दिखाया गया जहां वो अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर आई है और बोल रही है कि वाओ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं वापस से अपने स्कूल के दिनों में वापस आ चुकी हूँ, यानी चीजें आज भी पहले जैसी लग रही हैं। वो एक जगह बैठती है एंड जैन्यू के आने का वेट करने लगती है पर बहुत देर हो गई और वो आया ही नहीं। बीशिंग ने अपना पुराना मोबाइल निकाला एंड उसमें जो उसने पहले मैसेजेस सेंड कर रखे थे वो उन सभी ओल्ड मैसेजेस को देखने लगी, पर जब जैसे
उसने एक मैसेज को डिलीट करा कि तभी कुछ हुआ एंड विशिंग प्रेजेंट से डायरेक्ट पास्ट में आ गई, यानी कि टाइम ट्रेवल हो चुका है। और बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए कोई पीछे से आकर विशिंग को अम्ब्रेला में कवर करता है। विशिंग समझ नहीं पाई कि भला ये कौन है, और फिर जब जैसी वो टर्न हुई तो पता चला कि ये वही लड़का है जिसको स्टार्टिंग में हमने लाइट हाउस पर से गिरते हुए देखा था। एक्चुअली अभी विशिंग को पता नहीं है कि वो टाइम ट्रेवल करके टाइम में काफी पीछे आ चुकी है, यानी अपने स्कूल डेज में। विशिंग उस लड़के से पूछती है कि भला तुम कौन, तो तब वो लड़का कुछ नहीं बोलता। और फिर जब विशिंग को ज़ेनियो आता हुआ दिखा तो तब वो खुशी से भागती हुई उसके पास चली गई एंड कहने लगी कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम शादी के कुछ दिन पहले मुझे छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हो। तो तब ज़ेनियो, जो कि पास्ट वाला ज़ेन्यू है, वो पूछने लगता है कि भला तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझसे दूर रहो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, एनोइंग कहीं की। और फिर तभी यहाँ से चला गया, जिसको विशिंग बस देखती रह जाती है कि जब इसे वापस रिलेशनशिप में आना नहीं था तो ये मेरे कहने पर यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ आया ही क्यों। अब हम बस का सीन देखते हैं, जहाँ विशिंग ज़ेन्यू की वजह से काफी ज्यादा उदास थी, लेकिन जब नोटिस करती है कि उसके पीछे वही लड़का है जो अभी कुछ देर पहले मिला था, इसलिए विशिंग उसे थैंक्स करने लगी अम्ब्रेला में कवर करने के लिए। और जब जाने वाली होती है तो तब वो लड़का बोलता है कि मेरी अम्ब्रेला ले जाओ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। विशिंग ने थैंक्स करा और अम्ब्रेला लेकर बस से उतर गई, लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तो उसे फिर से मिस्टीरियस अंकल की बात याद आने लगी कि पूरी दुनिया और खुशियाँ तुम्हारे पीछे हैं। इसलिए जब वो पीछे देखती है तो उसे कोई नहीं दिखा, इसलिए कहने लगी कि अंकल की बातें बकवास थीं। और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके थोड़े आगे जाते ही वो लड़का भी बस से बाहर आता है। बाय द वे इसका नाम है वांग सेन, स्कूल टॉपर, जो कि विशिंग को जाते हुए काफी ध्यान से देखने लगा, जैसे कि उसने हर बारी विशिंग को नोटिस करा है, पर बस विशिंग ने कभी वांग सेन को नोटिस नहीं करा। साथ ही हमें यहाँ 2010 का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड दिखाया गया, यानी कि विशिंग 2021 से डायरेक्ट 2010 में आई हुई है। विशिंग अब अपने घर आई, जहाँ उसने वांग सेन की दी हुई अम्ब्रेला को रखा, और अब क्योंकि ज़ेन्यू की वजह से वो काफी ज्यादा उदास है, इसलिए ये तक नोटिस नहीं करती कि उसका घर कितना ज्यादा चेंज हुआ है। एंड टीवी पर 2010 की न्यूज चल रही थी। विशिंग अपने रूम में आकर डायरेक्ट अपने बेड पर लेट गई, यानी उसने अपने रूम को भी नोटिस नहीं करा कि पहले ये कैसे एकदम चेंज हुआ करता था, यानी कि एकदम अलग। वॉल पर विशिंग की फेवरेट एनिम कैरेक्टर की फोटोज भी थी कि तभी अचानक विशिंग के पुराने मोबाइल में कुछ होने लगता है, यानी कि नॉन स्टॉप काफी सारे मैसेजेस आने लगे किसी ब्रेकिंग न्यूज के। और फिर तभी वापस से टाइम ट्रैवल हुआ एंड विशिंग प्रेजेंट टाइम यानी 2021 में वापस आ गई। वो यहाँ सो ही रही थी कि तभी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है, जो कि पूछने लगती है कि शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या सभी इनविटेशंस कार्ड बढ़ गए। तो तब विशिंग ने बताया कि हाँ सब ठीक चल रहा है, तुम बताओ तुम कब वापस आओगी। तो तब वो बताने लगी कि मैं नेक्स्ट वीक। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता, जल्दी से ग्रुप चैट देखो। तो ये सुन विशिंग जब ग्रुप चैट देखती है तो तब उसको ग्रुप में आई फोटो में वही लड़का दिखता है जिससे वो स्कूल और बस में मिली थी, यानी कि वांग सेन। विशिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड से इस लड़के के बारे में पूछती है, तो तब बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि तुम वांग सेन को कैसे भूल सकती हो, यानी ये हमारे स्कूल का टॉपर था। और फिर कहने लगती है कि अरे हाँ, तुम्हारा तो स्कूल में सारा फोकस सिर्फ ज़ेन्यू पर रहता था, इसलिए तुमने कभी और लड़कों को नोटिस ही नहीं करा। विशिंग कंफ्यूज होने लगती है कि इससे मैं इतने टाइम के बाद स्कूल में कैसे मिल सकती हूँ। इसलिए जब जल्दी से बाहर वांग सेन की दी हुई अम्ब्रेला देखने आई तो तब उसे बाहर कोई भी अम्ब्रेला नहीं मिलती। विशिंग का छोटा भाई बताने लगता है कि तुम अपने साथ कुछ लाई ही नहीं थी। कि तभी विशिंग की नजर टीवी पर गई, जहां टाइम ट्रैवल के बारे में बताया जा रहा होता है, इसलिए विशिंग वो बातें ध्यान से सुनने लगती है। कि तभी डोर पर कोई आया, जो कि और कोई नहीं ज़ेन्यू था, जो कि विशिंग को उसका दिया हुआ सामान वापस करने लगता है। विशिंग पूछती है कि जब स्कूल में तुम सुबह मुझे मिले थे तो तभी ये चीजें वापस कर देते। तो ये सुन ज़ेन्यू रिप्लाई देता है कि पर आज मैं स्कूल गया ही नहीं था। विशिंग कहने लगती है कि हाँ तुम बिजी इंसान हो, तुम्हें कहाँ मुझसे रिलेटेड कोई बात याद होगी। तो तब वो कहता है कि देखो विशिंग, मुझसे उम्मीद रखनी छोड़ दो, और वैसे भी मैंने स्कूल के एंड होते ही अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को फेंक दिया था, इसलिए मैं उसे पहनकर कैसे आ सकता हूँ। कि तभी विशिंग का भाई ज़ेन्यू से अंदर आने के लिए कहने लगा ताकि दोनों साथ में नूडल्स खा सके, बट ज़ेन्यू रुकता नहीं है बल्कि जल्दी से यहाँ से चला जाता है, जबकि विशिंग का भाई बस उसे रोकता ही रह गया, ये कहते हुए कि हम बहुत जल्द फैमिली बनने वाले हैं, इसलिए तुम हमसे शर्मा क्यों रहे हो। विशिंग अपने भाई को चुप करके अंदर करती है, तो तब भाई ने उसे नूडल्स दिए, जिन्हें लेकर वो अपने रूम में आ गई और गुस्सा करने लगी कि क्या सुबह में ज़ेन्यू से नहीं बल्कि उसके भूत से मिली थी, जो वो ऐसा बोलकर गया है कि उसने सुबह मुझे देखा ही नहीं था।
मगर फिर तभी अचानक बेशिंग को शक होने लगता है कि कहीं मैं टाइम में पीछे तो नहीं चली गई थी जैसा कि टीवी पर बताया जा रहा है। और फिर तभी हंसती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, मतलब कि मैं ऐसी चीजें सोच भी कैसे सकती हूँ। लेकिन फिर उसने ध्यान से सभी बातों को याद करा और रियलाइज करा कि जब मैंने पुराने मोबाइल के मैसेज को डिलीट करा था तभी अचानक से सब चीजें चेंज हो गई थी। इसका मतलब कहीं मोबाइल में मैसेज डिलीट करने की वजह से टाइम ट्रैवल तो नहीं हुआ था, इसलिए तभी अपना पुराना मोबाइल उठाती है। और यहाँ जब जैसी उसने एक और मैसेज डिलीट करा कि तभी मैजिक हुआ और वो फाइनली टाइम में काफ़ी पीछे यानी कि अपने स्कूल डेज में वापस आ गई। बेशिंग काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाती है इस नज़ारे को देखकर कि ये तो सच में वर्क कर रहा है, यानी कि मैं सच में 2021 से डायरेक्ट पीछे टाइम यानी 2010 में आ चुकी हूँ। हमें यहाँ पर ज़ेन्यू भी दिखाया गया जो कि सामने से आ रहा था। तो तब ज़ेन्यू का दोस्त बेशिंग को देखकर कहने लगा कि अरे देखो वो रही तुम्हारी शैडो, यानी लगता है कि ये फिर से तुम्हारा वेट कर रही है। तो तब ज़ेन्यू बेशिंग के पास आता है और चिढ़कर कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मुझसे दूर रहो, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती, एनोइंग कहीं की। और फिर तभी यहाँ से चला गया, जबकि बेशिंग उसे बस देखती ही रह जाती है और फिर कहने लगती है कि मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा है कि हाई स्कूल टाइम में मुझे इस जर्क पे क्रश था। फिलहाल बेशिंग ने अपना मूड ठीक करा, फिर वो खुशी खुशी पूरे स्कूल को देखती है। फिर अच्छे से उसने अपनी पूरी सिटी को देखा कि पहले चीजें कितनी अलग हुआ करती थी। फिर अब वो अपने घर आई जहाँ वो घर को भी काफी ध्यान से देखती है कि पहले सब कुछ एकदम अलग हुआ करता था। फिर वो अपने रूम में आई और इस जगह को भी बहुत ध्यान से देखने लगी कि पहले सब चीजें कैसे अलग अलग रखी रहती थी। लेकिन जब उसकी नज़र अपने रूम में रखी ज़ेन्यू की फोटोज पर गई तो तभी वो उन्हें निकाल देती है और फेंक देती है। बेशिंग की मॉम और फादर जब वापस घर आए तो तब बेशिंग अपनी मॉम को देखकर उनकी नॉनस्टॉप तारीफ करने लगी कि मॉम पहले आप एकदम चेंज थी, मतलब कितनी ज़्यादा प्रिटी और यंग दिखती थी। और फिर अब वो अपने फादर से कहने लगती है कि डैड जल्द से जल्द बीच के पास वाली सभी प्रॉपर्टीज़ खरीद लो, क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में वहाँ के घरों के प्राइस कितने ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो तब डैड बताने लगते हैं कि पर बेटा मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। बेशिंग की मॉम पहले अपने हस्बैंड को डांटती हैं कि तुम्हारा प्रमोशन कब होगा। और फिर तभी बेशिंग से पूछने लगी कि तुम्हारी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि कल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम है। बेशिंग शॉक रह गई कि क्या कल एग्ज़ाम है। फिर अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि कैसे सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन बेशिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो वापस से एग्ज़ाम को देना नहीं चाहती है। इसलिए अपने पेरेंट्स से काफ़ी बोलती भी है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं एक बार ये सब फेस कर चुकी हूँ, दोबारा फेस नहीं कर पाऊंगी। पर वो बेशिंग की बात को नहीं सुनते। अब हम एग्जाम हॉल सीन देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स एग्जाम लिखने में बिजी थे, तो वहीं बेशिंग बस टाइम पास कर रही थी, क्योंकि अब जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो वो लिखेगी भी क्या। इसलिए कभी कुछ और कर रही होती है तो कभी टाइम पास करने के लिए कुछ और, यहाँ तक कि वो लास्ट में सो भी गई और बोली कि मुझे इस सिचुएशन से बचकर प्रेजेंट में वापस जाना है। अब हमें दिखाया जाता है कि एग्ज़ाम एंड हो चुका है और अब सभी स्टूडेंट्स वापस घर जा रहे थे। बेशिंग बस स्टॉप पर बैठकर बस के आने का वेट कर रही थी कि तभी उसे अपनी साइड में कोई दिखा, जो कि और कोई नहीं वॉन्ग सैन था। इसलिए बेशिंग जल्दी से उसके क्लोज आकर उसके बैच पर लिखे नाम को पढ़ती है और फिर पूछती है कि तुम हमारे स्कूल टॉपर वॉन्ग सैन ही हो ना। तो तब वॉन्ग सैन, जो कि बेशिंग के ऐसे क्लोज हो जाने की वजह से काफी ज्यादा नर्वस हो चुका था, वो हिचकिचाकर बताता है कि हाँ। तो तब बेशिंग सॉरी करने लगी कि मैंने तुमको डरा दिया। तो तब वॉन्ग सैन रिप्लाई देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जबकि वो बेचारा सच में काफ़ी डर चुका था क्योंकि उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। यानी कि वॉन्ग सैन एक शाय बॉय है जो कि सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रखता है और लड़कियों से काफ़ी दूर रहता है। बेशिंग बताती है कि बस 11 आ गई, चलो चलते हैं। तो तब वो पूछता है कि पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे इसी बस यानी बस 11 में जाना है। तो तब बेशिंग ने बताया इसलिए क्योंकि हम 2 बार मिल चुके हैं, तुम्हें याद नहीं होगा पर मुझे तुम अच्छे से याद हो। तो ये सुन वॉन्ग सैन मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा कि जैसे उसे अच्छा लगा ये जानकर कि बेशिंग वॉन्ग सैन को पहचानती है। फिर दोनों बस के अंदर चले गए एंड ये वही दिन है जब ये दोनों लास्ट टाइम भी बस स्टॉप पर मिले थे। बेशिंग वापस अपने घर आई जहां मॉम उससे एग्जाम का पूछ रही थी कि एग्जाम कैसा रहा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और जल्दी से अपने रूम में आ जाती है एंड यहाँ आकर परेशान होने लगती है कि
अब पता नहीं क्या होगा, यानी मैंने तो एग्जाम में कुछ लिखा ही नहीं है, कहीं इस वजह से मैं फ्यूचर में भी फेल नहीं हो जाऊं। मुझे आई थिंक जल्द से जल्द प्रेजेंट में वापस चले जाना चाहिए, इससे पहले कि चीज़ें खराब हो। लेकिन अब मैं वापस जाऊं कैसे? यानी मैसेज डिलीट करने से मैं पास्ट में आई, इसलिए अगर वापस से मैसेज डिलीट करूँ तो मैं प्रेजेंट में चली जाऊंगी। पर अचानक पिछली बार की तरह अब भी मोबाइल में कुछ होने लगता है, यानी नॉन स्टॉप किसी न्यूज़ के नॉन स्टॉप मैसेजेस आ रहे थे। और फिर तभी बीशिंग प्रेजेंट में वापस आ गई, जहाँ वो गलती से नूडल्स बाउल तोड़ देती है, जिस शोर को सुनकर बीशिंग की मॉम और छोटा भाई ये दोनों जल्दी से भागते हुए उसके रूम में आए और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो? बीशिंग कहती है कि हाँ, और फिर पूछने लगती है कि मॉम क्या मैं 2010 के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई थी? तो तब मॉम बताती है कि नहीं तो वहीं छोटा भाई बताने लगा कि माना तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे तुमको कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। तो तब जाकर बीशिंग को चैन की सांस आई। छोटे भाई ने फ्लोर क्लीन करा और बीशिंग को समझाया कि तुम इतनी केयरलेस बनकर मत रहा करो। और फिर जब वो चला गया तो तब बीशिंग सोचने लगती है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी, या मैंने वाकई ही टाइम ट्रैवल करा है। कि तभी बीशिंग को एक बार फिर ज़ेनियो का मैसेज आया, जो कि पूछ रहा है कि तुम अपनी फैमिली को हमारे ब्रेकअप के बारे में कब बताओगी? तो ये देखकर वो फिर से उदास होने लगी। अब हम वापस से बीशिंग की वही पुरानी लाइफ देखते हैं कि बीशिंग कैसे रोज जल्दी जल्दी वर्क प्लेस जा रही है, जहाँ वो पहुँचने में हमेशा लेट होती है, इसलिए उसे काफ़ी डांट भी पड़ती है, उसे बच्चों से पिटना भी पड़ता है जब वो लास्ट में टैडी कॉस्ट्यूम जॉब करती है। और बस ऐसे ही बीशिंग की लाइफ चलती गई। यानी कि बीशिंग को रिग्रेट हो रहा है कि काश मैंने पास्ट में फ्यूचर को सीरियस लिया होता तो आज मेरी लाइफ एकदम अलग होती। यानी काश ज़ेनियो को फॉलो करने से अच्छा मैंने स्टडी पर ध्यान दिया होता तो आज सब कुछ अच्छा होता और उसके जाने पर मुझे दुख भी नहीं होता। इसलिए जब एक रात वो अकेले बैठकर यही सब बातें ध्यान से सोच रही थी कि तभी उसे एक आइडिया आया, यानी कि बीशिंग ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2010 के आंसर सर्च करे। इसका मतलब बीशिंग वापस से पास्ट में जाने की प्लानिंग कर रही है ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स ला सके और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। फिर बस होना क्या था, पास्ट में जाने से पहले बीशिंग ने मन लगाकर सभी आंसर्स को याद करना शुरू कर दिया। मॉम पूछती भी है कि भला तुम ये क्या याद कर रही हो? तो तब वो एक्सक्यूज देने लगती है कि एक्चुअली ऑफिस में कोई कंपटीशन होने वाला है, इसलिए ये उसी सब की तैयारी है। और फिर अब वो अपने रूम में आ गई, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि इस बार बीशिंग ने सभी एग्जाम आंसर्स को अच्छे से याद कर लिया है, इसलिए कहने लगती है कि इस बार टॉप तो मैं ही करूंगी। यानी कि अब मैं अच्छे से रेडी हूँ पास्ट में जाने के लिए और अपने एक्स को उसकी जगह दिखाने के लिए, ताकि रिग्रेट मुझे नहीं बल्कि उसे फील हो। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.